गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिखवा दी है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या होता है। तो यहाँ पे एज इट्स नेम इम्प्लाई एंगल मीन्स कुछ एंगल होगा थीटा। तो ये थीटा होता है क्या, वो हम देखने वाले हैं। तो क्या दे रखा है आपको डेफिनेशन में, व्हेन ए बॉडी इज इन द वर्क ऑफ स्लाइडिंग, जब कोई बॉडी है वो जब क्या है वो जस्ट स्लाइड डाउन होने वाली है, वर्क ऑफ स्लाइडिंग, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा क्या बता रखा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ये एक तो एंगल होता है, किस किस के बीच में एंगल होता है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल होता है और दूसरा आपका टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बेटा, तो बेटा मैंने आपको जब एफबीडी पढ़ा रहा था तो शायद वहाँ पे मैंने आपको एक बार बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। जब दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, जो कॉन्टैक्ट की वजह से जो फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट की वजह से जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज कर लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, दिस इज ए ब्लॉक, और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये वो ब्लॉक सपोज कर लीजिए रेस्ट के ऊपर है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। तो आपको पता है कि एक तो वेट mg लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, और एक इन दोनों सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होने की वजह से क्या होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है n। तो यहाँ पे बेटा जो कांटेक्ट फोर्स है वो क्या है आपका, नॉर्मल रिएक्शन n। तो कांटेक्ट फोर्स हमेशा दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट की वजह से होता है। तो आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स। अभी बेटा आप ये देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये जो सरफेस है ये भी क्या है आपका, रफ है, और इसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। ओके, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो भी आपको क्या पता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो भी दो सरफेस के बीच में ही लगता है व्हेन वन बॉडी इज ट्राइंग टू स्लाइड डाउन रिलेटिव टू द अदर बॉडी और रिलेटिव टू द अदर सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है एज वेल एज जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इन दोनों फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में यहाँ पे क्या क्या आता है आपका, वो लिख देता हूँ। तो एक तो आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा, आपका होता है नॉर्मल रिएक्शन, और जो दूसरा आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो आपका क्या होता है, एंड हम लिख सकते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेटा ये दोनों आपके कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो क्या होता है बेटा, ये एंगल होता है, किसके बीच में एंगल होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बीच में और टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में। इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कब, व्हेन द बॉडी इज ऑन द वर्क ऑफ स्लाइडिंग, जब आपकी जो बॉडी है वो जस्ट स्टार्ट किया है स्लाइड करना। तो आपको क्या पता है बेटा, बॉडी कब स्लाइड करेगी, तो आपको पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। इस केस के अंदर क्या होगी, सपोज कर लीजिए इस ब्लॉक का मास क्या है, m है, तो म्यू इनटू mg, म्यू इनटू mg, ये होता है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए, उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या होगी, स्टार्ट करेगी क्या, स्लाइड डाउन करना। ये हमने अच्छे से देख लिया है। बॉडी आपकी कब स्लाइड करेगी, जब ये आपका जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेटा जब आपकी बॉडी जब स्टार्ट करेगी स्लाइडिंग डाउन, उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स की क्या वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे बेटा फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन और म्यू इंटू एम इंटू जी, म्यू इंटू एम इंटू जी, ये होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ।
तो बेटा टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स अगर आपको निकालना है, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने बताया आपको एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक म्यू एम जी होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, इन दोनों का सम होगा आपका टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन एन आपका ऐसे है और आपका म्यू एम जी कुछ ऐसे है, म्यू एम जी। आपको क्या निकालना है, इन दोनों का सम निकालना, और इसको हम म्यू एम जी बोल दे या फिर म्यू एन बोल देते हैं, चलो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, म्यू इंटू एन बोल देते हैं। तो म्यू इंटू एन आपका क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका, ये भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। म्यू एन जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो ये दो फोर्स आ गए आपके कॉन्टैक्ट फोर्स। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, तो रिजल्टेंट के लिए आप इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करेंगे, ये फर्स्ट फोर्स लगा लीजिए, ये सेकंड फोर्स लगा लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम को कंसल्ट करेंगे, एक पैरेललोग्राम को पूरा कंप्लीट करेंगे, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही क्या होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स एन। तो ये है क्या बेटा यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है बेटा यहाँ पे, ये एन है, ये क्या है आपका म्यू एन है। तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया आर। तो अभी बेटा रिजल्टेंट फोर्स मिल गया हमको। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, एन स्क्वायर प्लस म्यू एन का होल स्क्वायर। लेकिन हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या किस चीज़ से मतलब है हमको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, जो क्या होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स आपका ये आ गया। तो इस एंगल को हम बोलते हैं क्या बेटा, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन डेल्टा। आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, कि जब कोई भी बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन हो, जब वो जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन कर दे, उस टाइम पे टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होगा, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बेटा टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके दो होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, एक तो होता है नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई भी बॉडी स्टार्ट करती है, जस्ट स्लाइडिंग डाउन करती है, तो आपको पता है वहाँ पे लगता है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से लग गए, एक तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन लग गया आपका पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, और एक आपका नॉर्मल रिएक्शन लग गया। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा। तो इनका ये आ गया, टोटल रिजल्टेंट आ गया इन दोनों का। ओके, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। तो रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से क्या एंगल बना रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो दिस इज डेल्टा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे हम, तो आपकी क्या होगी, तो आप कहेंगे tan लैम्डा विल बी, लैम्डा इज द, यहाँ पे क्या है बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो tan लैम्डा क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपकी बेटा, ये लेंथ के इक्वल है परपेंडिकुलर, तो ये होगा आपका क्या, म्यू इंटू एन के इक्वल, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल। तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बेस क्या है आपका, एन है, तो एन से एन कैंसिल, तो tan लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, आपकी म्यू के इक्वल आएगी। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका कितना आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू। दिस इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो दिस इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काफी बार पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेगा आपको कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो ये तो आपकी डेफिनेशन देंगे इसकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, और इसका डायरेक्शन यहाँ से आप करेंगे। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया, और जो एंगल आएगा डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आप इसका एक्सप्रेशन आता है आपका। तो बेटा ये आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो आता है क्या, एंगल ऑफ, एक तो फ्रिक्शन होता है आपका, एक होता है क्या, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो बेटा यहाँ पे तो कोई फ्लैट सरफेस है, एंगल ऑफ रिपोज आपका होता है कब, जब कोई भी बॉडी किसी प्लेन के ऊपर, किसी वेज के ऊपर स्लाइड डाउन करती है, तो उस टाइम पे आपका आता है क्या बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। तो अभी एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन देखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेटा इसको मैं कर रहा हूँ रब, आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ओके। तो बेटा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये देख। तो बेटा सपोज कर लीजिए कि यहां पे कोई फ्लैट सरफेस है और यहां पे कोई ब्लॉक और कोई फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहा है। ये सरफेस है, ये रफ है आपका, कुछ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है। तो अभी क्या बेटा ऐसा होगा कि ये ब्लॉक अपने आप मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अपने आप तो मूव नहीं होगा, आप फोर्स लगाएंगे तब जाके ये ब्लॉक मूव होगा। चलो ठीक है, ये आपका हो गया। अभी थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको इस ब्लॉक को किसी वेज के ऊपर रखते हैं जिसका एंगल क्या है, थीटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा। तो आपने क्या किया है, थोड़ा सा वेज है, थोड़ा सा इस तरह से वेज है, थोड़ा सा प्लेन है किसी एंगल थीटा पे, छोटा सा एंगल थीटा है 10 डिग्री या 5 डिग्री मान लीजिए। वहां पे भी आपने देखा कि आपका जो ब्लॉक है ये मूव नहीं हो रहा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू। अब आपने क्या किया बेटा, इस एंगल को आपने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इस एंगल को आपने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो बेटा इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ब्लॉक की स्टार्ट हो जाएगी स्लाइडिंग डाउन की। तो आपने सपोज कर लीजिए कि इतना एंगल को बढ़ा दिया और जैसे जैसे आप इस वेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी क्या, कि ये स्लाइड डाउन कर दे। तो बेटा कोई तो एंगल ऐसा होगा जब आप ये वेज के एंगल को इंक्रीज कर रहे हो कि जिस एंगल के ऊपर आपका ये ब्लॉक स्टार्ट कर देगा क्या करना, स्लाइडिंग डाउन। ठीक है, तो जिस एंगल के ऊपर, उस प्लेन के एंगल पे जिसके ऊपर आपका ये जो वेज है ये आपका स्लाइड डाउन कर देता है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका था फ्लैट सरफेस के लिए। ठीक है, फ्लैट सरफेस के लिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द नेट कांटेक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बिल्कुल डिफरेंट था उसकी डेफिनेशन। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि इट इज द एंगल ऑन द वेज और इट इज द एंगल ऑन द प्लेन एट विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो ये होता है आपका क्या, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसके पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे इसको। ओके, it is the angle, it is the angle of plane, angle of a plane, it is the angle of a plane at which the block, at which the block, at which the block just start sliding down। बेटा ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल ऑफ रिपोज भी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी। तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, इट इज द एंगल ऑफ द प्लेन एट विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, जिसके ऊपर उस एंगल ऑफ प्लेन के ऊपर जहां पर द एंगल ऑफ द प्लेन जहां पर ब्लॉक आपका जस्ट स्टार्ट कर दे, क्या करना, स्लाइडिंग डाउन स्टार्ट कर दे, उसी को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो अभी सपोज कर लीजिए बेटा कि ये कोई प्लेन है, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। सपोज कर लीजिए बेटा ये एंगल है थीटा, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर सपोज कर लीजिए प्लेन आपकी फ्लैट किया चाहिए, उसके बाद आपने इसको ऊपर उठाते गए और इस एंगल के ऊपर आपका जो ब्लॉक था वो क्या हो गया, स्टार्ट कर दिया बेटा उसने स्लाइड डाउन करना। अभी आपको ये एंगल थीटा का एक्सप्रेशन निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो आपको ये एंगल निकालना है थीटा। तो ये एंगल थीटा क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो इसलिए चलो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर। तो आपको पता है बेटा इस एंगल के ऊपर क्या होता है, ब्लॉक आपका स्टार्ट कर देगा स्लाइडिंग डाउन करना। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं बेटा, तो एफबीडी क्या होगा आपका, सपोज कर लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है आपका क्या, म्यू है। एक तो बेटा होगा क्या mg, एक क्या होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन के अंदर। और अगर आप mg की कंपोनेंट बनाएंगे, mg के अगर आप कंपोनेंट बनाएंगे तो mg का एक कंपोनेंट तो ये एंगल आपका थीटा होगा, थीटा आर। तो एक तो कंपोनेंट आएगा क्या बेटा mg कोस थीटा, और यहाँ पे आएगा थीटा आर। और एक इस प्लेन के अलोंग द प्लेन आपका कंपोनेंट आ जाएगा क्या mg साइन थीटा आर। ओके, तो मैंने mg के कंपोनेंट बना दिए, एक तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos थीटा आर, एक अलोंग द प्लेन mg sin थीटा आर। ओके, और बेटा एक आपको पता है कि ये ब्लॉक आपका स्टार्ट कर दिया, स्लाइडिंग डाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू द फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगी, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपको उसके बाद ये डायरेक्शन स्लाइड करेगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। अभी बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको ये जस्ट ये स्टार्ट किया है स्लाइडिंग डाउन, तो आपको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो आप कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका होता है क्या, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। इस केस के अंदर आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स आपके क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपकी क्या होगी इस केस के अंदर बेटा, वो आपकी होगी क्या mg cos थीटा आर। ये होगी क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। दैट मीन्स कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो यहाँ पे एक्ट होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका क्या होगा, वो आपका होगा क्या म्यू इंटू mg cos थीटा आर। ये आपका होगा क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो इसको मिटा के यहाँ पे, तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता चल गया कितना होगा, म्यू mg cos थीटा। अभी बेटा आपको क्या पता है, ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट किया है स्लाइडिंग डाउन। अगर ये स्टार्ट किया है स्लाइडिंग डाउन तो आप क्या बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो mg sin थीटा r लग रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, म्यू mg cos थीटा r। तो इसका मतलब ये mg sin थीटा r मस्ट बी इक्वल टू mg जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके इक्वल होना चाहिए। इसने स्टार्ट किया है स्लाइडिंग डाउन करना, तो इसका मतलब बेटा ये जो mg sin थीटा r लग रहा है ये आपका किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल। ओके, व्हेन block just start sliding down, तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, इस फोर्स के इक्वल होगा। अनबैलेंस फोर्स क्या है, mg sin थीटा, तभी ये जस्ट स्टार्ट करेगा स्लाइडिंग डाउन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, म्यू mg cos थीटा r, म्यू mg cos थीटा r इज इक्वल टू mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब mg से बेटा mg कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये क्या आएगा आपका, ये चलो मैं m लिख देता हूँ इसको स्मार्ट m से बेटा mg से mg कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा क्या, म्यू cos थीटा r इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप इसको साइन इस वाली टर्म को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, tan थीटा r इज इक्वल टू म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा r इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये क्या है बेटा आपका थीटा r एंगल ऑफ रिपोज। तो आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि किस एंगल पे, किस थीटा पे आपका जो ब्लॉक है वो स्टार्ट करेगा स्लाइडिंग डाउन। तो बेटा वो एंगल थीटा क्या है आपका, tan इनवर्स म्यू। देखिए आपने अभी एक्सप्रेशन अभी रिसेंटली हमने क्या किया, अभी जस्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट किया है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी जो आपका आया था लैम्डा, वो भी क्या आया था, tan इनवर्स म्यू आया था। और आपका जो एंगल ऑफ रिपोज आया है, जिस एंगल के ऊपर आपका ब्लॉक स्टार्ट करता है स्लाइडिंग डाउन,
वो भी आपका एक्सप्रेशन क्या है, tan इनवर्स म्यू आएगा। तो दोनों का एक्सप्रेशन तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और यहाँ से आपको एक चीज़ भी क्लियर होगी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या आता है, tan इनवर्स म्यू आता है, और एंगल ऑफ रिपोज भी आपका सेम ही आता है, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, दोनों सेम ही आते हैं, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। वहाँ पे तो बिल्कुल आपका फ्लैट सरफेस के ऊपर देखा था हमने, फ्लैट सरफेस था और हमने नॉर्मल और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में एंगल निकाला था। यहाँ का तो डेफिनेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है। जिस एंगल को प्लेन के ऊपर आपका ब्लॉक स्टार्ट करता है स्लाइडिंग डाउन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो बेटा ये आता है इसका फाइनल एक्सप्रेशन। आप सभी को ये याद रखना है, ये एक्सप्रेशन भी याद रखना है, फाइनल रिजल्ट भी, और आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी है, और कैसे हम ये एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं ये भी आपको आना चाहिए। एग्जाम ऑफ पॉइंट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोथ एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, ओके बेटा। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आप प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिख दिया आपकी, ओके, और डायग्राम भी मैंने राइट साइड में बना दिया है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम एंड द टेबल शोन इन द फिगर इज 0.2। तो ये आपको एक टेबल दी गई है और इसके ऊपर 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको बता रखा है कि टेबल और इस ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपका क्या है, 0.2। ओके, अब आपको निकालना है क्या कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m क्या हो सकती है कि सच दैट द ब्लॉक डू नॉट मूव। तो आपको ये m की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि जिसके ऊपर भी ये जो ब्लॉक है ये आपका मूव नहीं हो, ये आपको फाइंड आउट करना। ओके, तो एक बार रुको बेटा, ये थोड़ा सा आपका आपको बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m बतानी है कि जिसके ऊपर ये ब्लॉक आपका स्लाइड डाउन हो। तो बेटा आपको क्या पता है, अगर स्लाइड डाउन नहीं हो रहा तो ये होगा रेस्ट के ऊपर। तो स्टार्टिंग में सपोज कर लीजिए बिल्कुल हल्का सा ब्लॉक लगा रखा था, तो भी आपको पता है ये ब्लॉक मूव नहीं होने वाला, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इसके पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। आपको पता है अगर इसका एबीडी आप बनाएंगे तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, mg आपका ऐसे आएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में के अंदर एक्ट होगा। तो स्टार्टिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा हल्का था, तो आपको उसकी बात है फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी आपके जो मैक्सिमम वैल्यू जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसकी बात है कि ये मूव नहीं कर पाएगा अगर हल्का सा ब्लॉक होगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक का मास धीरे धीरे करके बढ़ाना स्टार्ट किया। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m बताना है क्या हो कि आपका जो ब्लॉक है वो मूव ना हो, स्लाइड डाउन ना हो। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू अगर यहाँ पे अगर आपको फाइंड आउट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ये फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लगनी स्टार्ट होगी। जैसे जैसे आप स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल स्मॉल मास लेके चल रहे थे तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे बिल्कुल कम लगेगा। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा मास और बढ़ाया तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो आप जब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मास की लेके आएंगे जहाँ पे स्लाइड डाउन ना हो, उस टाइम पे क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या लगेगा बेटा, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। ओके, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है आपकी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की आपको वैल्यू पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ से आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, आपका mg के इक्वल है। और m की वैल्यू कितनी है आपकी, m की वैल्यू है आपकी 2 किलोग्राम, और g की वैल्यू आपको लेनी है 10। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू mg, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, म्यू की वैल्यू 0.2, m की वैल्यू 2 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू 10। तो 4 न्यूटन आ गई आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, अभी भी आपको पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, उस टाइम पे ये क्या है आपका ब्लॉक रेस्ट के ऊपर ही है। तो इन दैट सिनेरियो अगर आप एपीडी ड्रॉ करें तो आप क्या कहेंगे बेटा कि इसका अगर मैं एपीडी ड्रॉ कर रहा हूं तो एक तो आपका लग रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन n, एक आपका क्या लग रहा है बेटा mg लग रहा है, एक आपका क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, और एक आपका इसका राइट साइड में टेंशन T लग रही होगी, है ना। तो टेंशन T यहाँ पे अभी क्या है, रेस्ट के ऊपर बना हुआ है,
रेस्ट के ऊपर बना हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि टेंशन T मस्ट बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि टेंशन T मस्ट बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन और विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, उस टाइम पे टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी आपकी क्या, 4 न्यूटन। ओके, अगर हम यहाँ पे अब इसका एबीडी ड्रॉ करें, यहाँ पे इस ब्लॉक का, क्योंकि आपको पता है ये रेस्ट के ऊपर रहेगा तो ये भी रेस्ट के ऊपर रहेगा, ये ब्लॉक एबीजी भी। अगर आप इसका एबीडी ड्रॉ करेंगे तो इसका एक तो लग रहा है mg और एक आपको लग रहा है इसका टेंशन T, ठीक है। तो इसका अगर जब आप एबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, एबीडी ऑफ ब्लॉक M, तो बेटा इसका जब हम एबीडी ड्रॉ करेंगे तो एक तो लग रहा है आपका क्या mg और एक टेंशन T लग रहा है, और ये आपको पता है रेस्ट के ऊपर है। रेस्ट के ऊपर है तो आप क्या बताएंगे कि mg मस्ट बी इक्वल टू टेंशन T, ओके। और mg इज इक्वल टू, टेंशन की वैल्यू आपको पता है 4 न्यूटन है, m की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4/g, 4/g की वैल्यू कितनी है 10, 0.4 किलोग्राम। तो बेटा 0.4 किलोग्राम होनी चाहिए इस ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू। तो 0.4 किलोग्राम रहेगी, उस टाइम पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, और ये ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा। जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे 0.4 किलोग्राम से, तो आपकी जो टेंशन, तो क्या होगा बेटा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन T ज़्यादा हो जाएगी। तो 0.41 किलोग्राम जैसे आप करेंगे तो वैसे आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट कर देगा स्लाइडिंग डाउन कर। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द mass of this block where the block is not going to be slide down will be 0.4 kilogram. Okay, so I hope कि ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी, and in tomorrow's live class we are going to discuss the more problems related to the friction. So I will suggest all of the students that you should attend the live class, क्योंकि अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो ये जो हमारी YouTube पे जो क्लास जो मैं आपके अपलोड करता हूँ, जो लेक्चर अपलोड करता हूँ, उनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर वहाँ पे आप क्लास को अटेंड करेंगे देन यू विल बी इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन द लेक्चर। ओके, सो थैंक यू।